तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों पर। तो मैं जैसे कि पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस ना करके प्रश्नों को हल करने के जो तरीके हैं ना, उस पर फोकस कीजिए। और यदि आपको ठीक लगता है तो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप एक नोट्स बना के रखिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये उन लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो प्री बीएड, प्री डीएड, सीजी टेट, सी टेट, सेंट्रल टेट या फिर शिक्षक जो परीक्षा अभी होने वाला है, सहायक शिक्षक या फिर व्याख्याता, उनके लिए ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सिलेबस में है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो ये है हेलन केलर। एक निश्चित उम्र में शायद तक 15 साल है, उसके बाद ये जो है गूंगी बहरी हो गई और इसलिए इन्होंने जो है श्रवण बाधित बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। तो ये 14 मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता। वैसे तो लगभग सही है लेकिन सबसे ज़्यादा सही आंसर है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। अगर आपके पास पढ़ाने की शिक्षण पद्धतियाँ नहीं हैं तो ये सब चीज़ फालतू हो जाएंगी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। तो सही आंसर है इलेक्ट्रा। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। तो जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, जो सटीक हों, पिछली कक्षा में आ चुका हूँ, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें, ऐसे प्रश्न जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सही आंसर है डी। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उसने सीखने का क्रम बेहतर होता है। हमेशा पॉजिटिव आंसर दीजिए, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बालकों के वर्गीकरण उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। ठीक है। तो प्रतिभाशाली, उच्च बुद्धि वाले होते हैं। फर्स्ट का ई, देखिए फर्स्ट का ई जैसे ही हम पकड़ते हैं ना तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है। दूसरा का रचनात्मक, प्रमुख लक्षण आविष्कारक, जो बिल्कुल रचनात्मक मतलब मौलिकता है, उसमें क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी वाले जो है आविष्कार जो है करेंगे बिल्कुल। पिछड़े हुए और पिछड़े, अधिगम, अयोग्य और मानसिक रूप से मंद। तो ये तो मंद को मतलब ये दोनों कहाँ बैठ रहा है, जाके पहला बैठ रहा है ई में और दूसरा बैठ रहा है डी में। तो सही आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है। देखिए वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारक है उनका जो है तो ये सभी जगह पड़ता है, अर्थात संपूर्ण जीवन है। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। कक्षा में कार्य की आवश्यकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। देखिए बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। बालकों में अधिकतम तो अध्ययन के प्रति जो है ना व्यक्तिगत रुचि जो है ना, ये इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर क्या है, डी। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा हो। देखो यदि बढ़िया डोमेस्टिक जो है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो हम इसका जो सही आंसर है, देखिए शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बिल्कुल नहीं। बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, बिल्कुल यही ठीक है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का तात्पर्य है ऐसा बच्चा जो है ना जो कोई भी चीज़ बताता नहीं, मन ही मन जो है घुटते रहता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। तो ये सही है, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील, अपने समस्याओं को शेयर करने वाला। और 11 समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं है, देखते हैं। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय मित्र व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, नहीं, ये डी ही नहीं है, बाकी सब है क्योंकि अभी जो समावेशी कक्षा ही चल रहा है। 12 देखिए, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्रिया की सफलता से संतोष और
असफलता से असंतोष होता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? अभ्यास का नियम, पर ये प्रभाव का नियम है, बिल्कुल प्रभाव का नियम है। तो सही आंसर है बी। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। तो देखते जाइए क्या है ऑप्शन। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की कमी लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। हमको क्या देखना है? खामियां होती हैं, खामी होती है विकास का। इस प्रश्नों से कल्पना से नहीं, ये तो खामियां नहीं है, पॉजिटिव है। ये जो ए है ना वो सही है। देखो, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। इसका तात्पर्य है एक ही जैसे कि जांच करने वाला है वो 10 विद्यार्थियों के पेपर चेक करेगा तो वो उस प्रश्न के सबको अलग अलग अंक दे सकता है, अर्थात सभी को समान जो है तरीका से चेक नहीं कर सकता। यही वस्तुनिष्ठता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता। 14 देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर इसमें गाल्टन के द्वारा। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह भाषा किसने दी है? तो ये दी है काल्विन ने। याद रखिए ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो बढ़ावा दिया गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। 17, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके बारे में आपके विचार हैं। हर गतिविधि को जानने के लिए उत्सुक रहता है, पिछड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वह सृजनशील विद्यार्थी है, वह सृजनशील विद्यार्थी है, बिल्कुल। वो क्रिएटिव है, वो कुछ करना चाहता है। वैसे तीनों जो है ये वाला जो तीनों आंसर है ए, बी और डी, ये निगेटिव है। तो सही आंसर क्या होगा? 17 का सी होगा। 18 देखिए, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? शक्ति और गति विकास मानव विकास के संबंध में गलत है। शक्ति और गति विकास का पूर्वानुमेय होता है। प्रशिक्षक और अधिगम विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो शक्ति और गति यही गलत है, बाकी सब चीज़ सही है। 19वां देखते हैं, किसी बच्चे को के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है ना, बच्चे के साथी समूह पर, शारीरिक विधि पर, बच्चे के व्यवहार पर, बच्चे के संवेग पर। देखो, सामाजिक मूल्य सामाजिक प्रतिमान की संभावना बच्चे के साथ, बच्चा जो है जिन साथियों के साथ रहेगा उन्हीं से वो सीखेगा। इस तरह से सामाजिक मूल्य जो है उसके आसपास जो रहने वाले बच्चे हैं वो प्रभावित करेंगे। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 20, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयोगी होगी? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कक्षों में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। अध्यापन द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन के लिए ये सबसे ज़्यादा है सहपाठियों के द्वारा, क्योंकि वो शिक्षक के साथ घुल नहीं पाता, इसलिए वो विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा फेमिलियर महसूस करेगा और इसलिए ये सही आंसर बनता है। 21वां देखिए, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। किस भाषा को बनाना चाहिए? जिन पर जनसाधारण का आतिथ्य जो समृद्ध हो, नागरिक के लिए उपयोगी हो, जिसमें अच्छा वातावरण बन सके। तो जिसमें अच्छा वातावरण बन सके, ये दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, बिल्कुल यही, क्योंकि जो आप पढ़ाएंगे, हमारे तरफ समस्या ये हो जाता है कि इंग्लिश जैसे कि हम लोग घर स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन घर में जाके बच्चा जो है वही छत्तीसगढ़ी हिंदी में बात करता है, तो इसलिए इंग्लिश वो नहीं सीख पाता। तो भाषा का माध्यम यदि हम उसके जो है घर के तरफ चलने वाली भाषा को बनाएं तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा।
इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए। जनसाधारण जो भाषा बोलती है उसे ही हम शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका, नाम मात्र की भूमिका, ये ही है 22 का कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व वंशानुक्रम की बोल रहे हैं ना, वंशानुक्रम की, तो ए नहीं होगा यहाँ पर। नाम मात्र की है, बिल्कुल यही है, सही आंसर बी है। 23 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है अध्यापन एवं अधिगम पूर्वक शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। ये तो बिल्कुल गलत है, शिक्षक केंद्रित परीक्षा चल ही नहीं रहा है। बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में जो है मदद करना, तो उद्देश्य नहीं है बोल रहा है ना, तो यही तो है ना भाई, सही आंसर तो यही निकल रहा है बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो बाल केंद्रित शिक्षा है। 23 का ए। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है? तो ये जो है बताया है 24 का पियाजे ने, बिल्कुल पियाजे ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। ये हमने कई बार बता दिया है, ये एडलर ने कहा है और ये अक्सर आता है। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा क्या और कितना पढ़ाया जाए, निश्चित उद्देश्य नहीं, रुचि का सिद्धांत है। 26 का सही आंसर है बी। 27 देखिए, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। भाषा संबंधी योग्यता, तो इसका सही आंसर है बी, स्पाइकर और इरविन ने कहा था। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? जहाँ पर उपरोक्त सभी हो ना, वहाँ पर थोड़ा रुक के आंसर देना चाहिए। बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, बिल्कुल सही है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या है? डी है। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में कौन से लक्षण सम्मिलित है? अभिप्रेरणा के स्वरूप में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मोटिवेशन? शक्ति संचालन, पावर ऑपरेशन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, सभी सही है। सही आंसर है डी। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? अध्यापकों को उच्च वेतन देना? नहीं। पाठ्य पुस्तकों को सतत, ये भी नहीं। छात्रों का सतत मूल्यांकन, ये ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये रहा 30 क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका मार्गदर्शन करूँगा। धन्यवाद।